हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एंड आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस को। केस बेस्ड क्वेश्चन कह लो आप इनको, या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कह लो। ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कह लो। ये जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज होल्ड करते हैं और इसीलिए इनको आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी एक भी ऐसा पैसेज छूट ना जाए जो एग्जाम में आए और हमने सॉल्व ना किया हो। तो फटाफट से विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, तुम लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कल के पेपर के बाद फिर मैं तुमसे बात ही नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद भी जो तुम्हारा हिस्ट्री का एग्जाम है उसके लिए भी प्रिपरेशन मैं ही कराऊंगी, इसी चैनल पर कराऊंगी, इसी तरीके से कराऊंगी। उसके बाद तुम्हारे जो CUET के एग्जाम होंगे उसमें भी तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी अपनी साइड से। ठीक है, अब फटाफट से इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना है जिससे तुम्हें नोटिफिकेशंस जो है वो फटाफट से पहुंच जाए तुम्हारे पास। विजिबल है क्वेश्चन? ठीक है, अब देखते हैं। द वॉर विद चाइना alerted the Indian leadership to the volatile situation in the northeast region, apart from being isolated and extremely underdeveloped. This region also presented India with the challenge of national integration and political unity. ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट जो है वो दे रखी है। Which one of the following states is not a northeastern state? इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं है, ये बताना है। तो क्या यहाँ पे आंसर मेंशन किया हुआ है? नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं देन यू विल गोइंग टू नो द आंसर। एग्जैक्ट आंसर है क्या? अगर आपने सॉल्व नहीं किए हुए हैं क्वेश्चंस तो आपको आंसर एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि आंसर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? क्या उत्तराखंड है? नहीं, उत्तराखंड नहीं है, तो बी जो है ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज अफेक्टेड बाय द मोस्ट सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है इस टाइम पीरियड में द मोस्ट ड्यू टू सिनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट। जो इंडिया चाइना की वॉर चल रही थी इसकी वजह से सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट अफेक्ट होता है? जो सबसे ऊपर है, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which one of the following states was created in the northeast just after the end of Indo-China War? Indo-China War के खत्म होते ही एक स्टेट क्रिएट किया गया था नॉर्थ ईस्ट में। कौन सा स्टेट था वो? नागालैंड। ठीक है। Which political party got split just after the Indo-China War due to internal differences? तो कौन सी यहाँ पे पार्टी थी जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी? तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये CPI और CPI-M में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में इस टाइम पीरियड में स्प्लिट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पसेस। आफ्टर दिस पाकिस्तान ऑल्सो कंडक्टेड टेस्ट। तो इंडिया ने जब अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए मतलब बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो वैसे ही उसके बाद पाकिस्तान ने भी ऐसे ही किया। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या किया? बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए दोनों इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, विच वर सब्सिक्वेंटली वेव्ड। बाद में इनको फिर माफ भी कर दिया गया। इंडिया अपोज द इंटरनेशनल ट्रीटीज एम्ड एट नॉन प्रोलिफरेशन। मतलब इंडिया जो है वो NPT को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता है, डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। पहले भी मैं बताया हुआ है मैंने बाकी सारे वीडियोस में भी। तो इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट? तो न्यूक्लियर टेस्ट की सीरीज जो है वो कौन से वाले पार्ट में कंडक्ट करता है इंडिया? इन ईयर्स में से बताना है। तो क्या वो 71 था? नहीं। 85 था? नहीं। 1998 में सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट होता है। कौन सा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ? सेकंड। फर्स्ट कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। आइडेंटिफाई द ट्रीटी दैट इंडिया रिफ्यूज टू साइन। इनमें से कौन सी ट्रीटी है जो इंडिया साइन नहीं करना चाहता है? तो इनमें से क्या शिमला एग्रीमेंट है? नहीं, शिमला एग्रीमेंट तो हमने कर रखा है, पंचशील भी कर रखा है, इंडस वाटर ट्रीटी भी कर रखी है। तो हम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी दैट इज CTBT हम साइन नहीं करना चाहते हैं। ये भी NPT की तरह ही बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। अब आगे देखते हैं। इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग में इंडिया वांटेड टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया जो था वो न्यूक्लियर एनर्जी किस लिए जनरेट करना चाहता था? सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए जनरेट करना चाहता था। ठीक है। डी क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडर हुज गाइडेंस डिड इंडिया इनिशिएट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम? किसकी गाइडेंस के अंदर इंडिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया? तो इनका नाम जरूर याद रखना, ये है होमी जे भाभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Read the following passage carefully and answer the questions. देखते हैं अब क्या क्या आंसर्स दे रखे हैं इसमें। The first Prime Minister of India played a crucial role in setting the national agenda. जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक नेशनल एजेंडा सेट करने में। He was फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके थे। And exercised profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। The three major objective of his foreign policy were to preserve the hard-earned sovereignty, याद रखना, protect टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और तीसरा क्या था? प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तीन इनके गोल थे। ही विश टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट के जरिए इनको अचीव करना चाहते थे। किन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? पहले तो ये बता दो, यहाँ पे बात हो रही है जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना। देयर वॉज पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द कंट्रीज दैट बिलीव दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली। तो बहुत सारी पार्टीज थी, उनको लगता था कि इंडिया को ज्यादा फ्रेंडली रहना चाहिए US के साथ, क्योंकि US जो है वो एक प्रो डेमोक्रेटिक कंट्री है इसके साथ, इसलिए हमें ज्यादा मिलकर रहना चाहिए।
अब देखते हैं आंसर्स। हु वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? कौन था मेन आर्किटेक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का उस टाइम पीरियड में? जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी थे और मेन आर्किटेक्ट भी थे फॉरेन पॉलिसी के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है? इनमें से कौन सा है? टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी नहीं, टू स्ट्रेंथन इट्स आर्म्ड फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं, टू बिकम अ सुपर पावर बिल्कुल भी नहीं। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या ये होता है कि आप कभी कुछ बोलोगे नहीं, हमेशा न्यूट्रल रहोगे? नहीं। इसका क्या मतलब होता है कि आप बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगे एक दूसरी कंट्री में? नहीं। टू रिमेन आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अलग थलग रहोगे, किसी से मतलब नहीं रखोगे? नहीं। नॉट ज्वाइनिंग एनी पावर ब्लॉक मतलब आप किसी भी एक पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करोगे, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हु बिलीव दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द ब्लॉक लेड बाय यूएस? किसको ऐसा लगता था कि इंडिया को ज्यादा फ्रेंडली रहना चाहिए यूएस के साथ? यूएस के साथ ज्यादा फ्रेंडली रहना चाहिए। तो वो कौन था भाई? कौन था इनमें से? भारतीय जनसंघ को भी उस टाइम पीरियड में यही लगता था कि यूएस के साथ ज्यादा हमें मिलजुल के रहना चाहिए, स्वतंत्रता पार्टी को भी और बी आर अम्बेडकर को भी। तो ये तीनों को यही लगता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट से। जल्दी से कवर करना है इस वीडियो को, मुझे ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, इसीलिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ और टाइम ज्यादा बचा नहीं है आपके पास, ताकि आप आराम से इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन टू नेशन की थ्योरी में बिलीव नहीं करते थे ये लोग, एंड येट द पार्टीशन ऑन रिलीजियस बेसिस हैड टेकन प्लेस। फिर भी रिलीजन के बेसिस पे पार्टीशन हुआ। द मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया मुस्लिम के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कोलोनियल इंडिया में। इट वॉज इन द फोर फ्रंट ऑफ द डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम नेशन, और ये हमेशा जो एक अलग देश की मांग करती रही। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी? कौन सा स्टेट इनमें से रिलीजियस मेजोरिटी के बेसिस पे डिवाइड हुआ था, ये बताना है। क्या उत्तर प्रदेश था? नहीं, वो तो बीच में आता है। गुजरात? नहीं भाई। फिर उसके बाद क्या है? बंगाल? हाँ बंगाल। बंगाल जो है वो सही आंसर होगा। और ये किस साइड पे फिर डिवाइड हुआ था? ईस्ट पाकिस्तान जिधर बना था ना हमारा, उस साइड पे डिविजन जो था वो इसका हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वाज द फर्स्ट टू अनाउंस टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड नॉट टू ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी कंट्री थी जिसने ये सोचा हुआ था कि हम क्या करेंगे, किसी भी मतलब बेसिकली इंडिया की यूनियन को ज्वाइन नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे? तो वो थी त्रावणकोर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हैदराबाद ने बाद में ज्वाइन कर लिया, मणिपुर ने, जूनागढ़ ने। त्रावणकोर जो थी उसने स्टार्टिंग से ये सोच रखा था कि वो क्या करेगी, वो इंडिया का पार्ट नहीं बनेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। वाई वॉज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? मुस्लिम लीग को क्यों फॉर्म किया गया? टू प्रपोज टू नेशन थ्योरी? क्या इसका स्टार्टिंग से यही गोल था? नहीं। टू फॉर्म अ न्यू नेशन नेम्ड पाकिस्तान? नहीं। टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? नहीं, उस टाइम पीरियड में कहां से आ जाएगा? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन कॉलोनियल इंडिया? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। कॉलोनियल इंडिया में मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए। व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ द इंटरिम इंडियन गवर्नमेंट पार्टीशन? तो यहाँ पे इंटरिम इंडियन गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पीरियड में पार्टीशन को लेकर उनका क्या स्टैंड था, उनका क्या कहना था? क्या वो लोग इसके अगेंस्ट है पार्टीशन के? यस, ये लोग इसके अगेंस्ट थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो हमारे देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्लोबलाइजेशन पे है ये पैसेज। ग्लोबलाइजेशन पे आजकल बहुत ट्रेंड में देखने को मिल रहा है कि बार बार पैसेजेस जो है इस पे आ रहे हैं, तो इसको बिना करे हुए जाना एग्जाम में तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। ग्लोबलाइजेशन एज अ कंसेप्ट फंडामेंटली डील्स विद फ्लोज। ये फ्लोज से डील करता है। दीज फ्लोज कुड बी वेरियस काइंड्स, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कैसे कैसे? चाहे वो कैपिटल हो और अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे जाना हो, कमोडिटीज का फ्लो हो, या फिर बॉर्डर के अक्रॉस ट्रेड हो रहा हो, पीपल का जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। क्रूशियल एलिमेंट क्या है इसका? वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस को ही हम किस नाम से जानते हैं? ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डायमेंशंस क्या क्या है ग्लोबलाइजेशन के? डायमेंशंस है पॉलिटिकल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए? नहीं, स्पिरिचुअल तो नहीं है। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक किसमें है? ये रहा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जो है इसका आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इंक्रीजेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इनमें से कौन सी चीज है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है? डिक्लाइन एम्प्लॉयमेंट में आए तो नहीं। इंक्रीज इन द इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बढ़ेगी तो क्या बिजनेस बढ़ेगा? नहीं। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी तरीके से हो रही होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने आप आगे बढ़ेंगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इनमें से कौन सा इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का? तो क्या द पावर ऑफ द स्टेट्स हैज इंक्रीज? इससे पावर इंक्रीज हो गई है स्टेट की। द न्यू ट्रेड बैरियर्स हैव बीन इम्पोज, नए ट्रेड बैरियर्स जो है वो इम्पोज करे गए हैं? नहीं। चॉइस ऑफ द कस्टमर हैज इंक्रीज, हाँ चॉइस तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारे पास। मार्केट में जाते हैं अगर हम कुछ भी सामान लेने के लिए तो हमारे पास 10 ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, जिससे भी हम उसमें से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अब नेक्स्ट क्या है हमारा, India is of the view that the majority responsibility of curbing emission of greenhouse gases rests with the development, जो developed countries हैं उनके पास ही ये सारी की सारी चीजें इनके ऊपर ही होनी चाहिए। इनका इंडिया का ये कहना है कि भाई जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है हमारे एनवायरमेंट को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी ही ज्यादा बनती है, ठीक है। इंडिया पॉइंटेड आउट दैट द पर कैपिटा एमिशन रेट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ दोज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो इनका ये कहना है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने तो ना के बराबर नुकसान पहुंचाया और ना के बराबर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया है। इंडिया ने कब साइन किया और कब रेटिफाई किया क्योटो प्रोटोकॉल को, तो ये था अगस्त 2002 में। व्हाई वर सम डेवलपिंग कंट्रीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, कुछ कंट्रीज को यहाँ पे एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी गई थी कि आप नहीं फॉलो करोगे तो भी चलेगा। तो वो क्यों ऐसा किया गया, दे वर पायनियर्स इन डेवलपिंग इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, नहीं। दे वर असिस्टिंग सम अदर कंट्रीज टू अडॉप्ट क्लीन टेक्नोलॉजीज, नहीं। दे हैड ऑलरेडी लॉन्च रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स, नहीं। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था ना, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वॉज इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही ज्यादा कम था, ना के बराबर था, इसलिए ऐसा हुआ। वेयर वॉज द अर्थ समिट हेल्थ, अर्थ समिट कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी रियो डी जेनेरियो में हुई थी, याद रखना, ठीक है, भूलना मत बिल्कुल भी, क्योटो नहीं होगा इसका आंसर, वहां पे तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई थी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल कॉमन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ग्लोबल कॉमन का, क्या ग्रेट बैरियर रीफ, नहीं। आउटर स्पेस सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द ग्रोइंग फोकस ऑन एनवायरमेंटल इशूज विद इन द एरिना ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स was formally consolidated at United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज की बात कराई है जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, वहां की बात कराए ब्राजील की। दिस वाज आल्सो कॉल्ड अर्थ समिट, इसी को हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ये कौन से ईयर में हुई थी अर्थ समिट, 1992 में हुई थी, याद रखना, इसकी डेट मत भूलना बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज एग्जेम्प्टेड, इनमें से कौन सी कंट्री थी जिसको एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी गई थी कि भाई आप क्या करो, आप नहीं भी ज्वाइन करोगे क्योटो प्रोटोकॉल को तो चलेगा, तो ये थी चाइना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन आउटकम ऑफ द रियो समिट, इनमें से कौन सा रियो समिट का आउटकम नहीं है, ये जनरल 21 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योटो प्रोटोकॉल नहीं है, वो अलग ही चीज है। द ओजोन होल वाज डिस्कवर्ड इन द मिड 80s, कहां पे डिस्कवर किया गया था इसको, एंटार्क्टिका में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। सबसे पहला हमने देख लिया 1992, फिर चाइना, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, देन एंटार्क्टिका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो, जो पैसेज दे रखा है इसको हमें रीड करना है, देखते हैं क्या लिखा है। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में है, टुक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया, हम नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, बिल्कुल भी उस टाइम पीरियड में, जो मुस्लिम लीग थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज करी थी, और इसका ये व्यू था कि भाई जितने भी लोग हैं उनको एकदम फ्री रहना चाहिए कि वो चाहे तो जिसको भी ज्वाइन करे, चाहे वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, चाहे वो इंडिया को ज्वाइन करे, चाहे वो इंडिपेंडेंट रहे। सरदार पटेल ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसीलिए ही वाज आल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी वजह से आज के टाइम पीरियड में जैसा इंडिया हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड, वो इनकी वजह से ही देख पाते हैं, ठीक है। विच प्रिंसिपल वाज फॉलोड फॉर द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो था वो ब्रिटिश इंडिया में फॉलो किया गया पार्टीशन के दौरान 1947 में, क्या वो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, नहीं। क्या वो प्रिंसिपल ऑफ एथनिक कॉम्पोजिशन था, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, तो क्या था भाई इनमें से, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी ही तो था, ठीक है। तो रिलीजन के बेसिस पे ही तो यहाँ पे डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था। हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जो हमारा फ्री इंडिया था, आजाद इंडिया था, उसके सरदार पटेल थे, क्योंकि इन्होंने तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर इन ब्रिटिश इंडिया में कितने प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, तो 565 विदाउट एनी डाउट, मार्क कर देना। द इंडियन गवर्नमेंट वाज रेडी टू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। द इंडियन गवर्नमेंट वाज रेडी टू गिव ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स, क्या इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो तैयार थी कुछ रीजन्स को ऑटोनॉमी देने के लिए, हाँ ये तो सही है ना, मतलब ये तो गलत नहीं है। द रूलर ऑफ जूनागढ़ हैड डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, क्या जूनागढ़ ने अपने आप पे डिसाइड कर लिया था कि मैं इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बनने को तैयार हूं, नहीं, हमने उसको इंसिस्ट किया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कौन सा प्रिंसिपल था? रिलीजियस मेजोरिटीज का। फिर सरदार पटेल 565, और जूनागढ़ ने डिसाइड नहीं किया था अपने आप ही कि वो इंडिया का पार्ट बनेगा, हमने इंसिस्ट किया था उसको। 9th क्वेश्चन क्या है? कॉमन्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन। कॉमन वो रिसोर्सेज होते हैं जो जिसपे किसी एक का हक नहीं होता है। कॉमन रूम, कम्युनिटी सेंटर हो गया, पार्क हो गया, तो इसी तरीके से अलग अलग लोकेशन वर्ल्ड में भी होती हैं, ठीक है, जो कि सोवरेन ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आती है, किसी की भी एक कंट्री के अंदर नहीं आती है। वो पूरी एक तरीके से पूरी जितनी भी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं उन सबकी ही उसमें इक्वल भागीदारी रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन। इनमें से ग्लोबल कॉमन का पार्ट कौन सा है? क्या ओशियन फ्लोर है, रिवर नर्मदा है, थार डेजर्ट है, नीलगिरीज है? तो ओशियन फ्लोर है। ओशियन फ्लोर तो भाई किसी एक कंट्री का पार्ट नहीं होता, वो सबका ही पार्ट होता है। द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन। अर्थ समिट जो थी वो कौन से ईयर में हुई थी? सॉरी कहाँ पे हुई थी ये पूछा गया, तो रियो डी जेनेरियो में हुई थी अर्थ समिट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएटेड इन डीलिंग विद एनवायरमेंटल इशूज। एनवायरमेंटल इशूज तो एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो चलाता है यूनाइटेड नेशंस का वही डील करेगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? इकोसॉक की फुल फॉर्म और UNFCCC की फुल फॉर्म। फटाफट से तीनों की कॉमेंट सेक्शन में मुझे अभी बता दो ताकि मुझे भी समझ में आ जाए, तुम्हें याद है। आगे देखते हैं। वाई इज कोऑपरेशन ओवर ग्लोबल कॉमन्स नॉट ईजी। तो जो ग्लोबल कॉमन्स है उनके साथ कोऑपरेट करना इतना ज्यादा इजी क्यों नहीं है? टास्क कैन नॉट बी मॉनिटर्ड, नहीं ऐसा नहीं है। लैक ऑफ कंसेंसस, हाँ क्योंकि कंसेंसस की कमी है, लोग आपस में लड़ रहे हैं कि भाई नहीं हमारा हक है इस चीज पे, हमारा हक है, हमारा हक है। एंटार्क्टिका को लेकर भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज ने क्लेम किया था कि उनका इस पे अधिकार है, बट ग्लोबल कॉमन्स जो है उन पे किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं होता है। तो आंसर्स हमने देख लिए क्या क्या है। ओशन फ्लोर, रियो डी जेनेरियो, यूनेप दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, लैक ऑफ कंसेंसस ऑन कॉमन एनवायरमेंटल एजेंडास। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। 1980s में क्या होता है? इस टाइम पीरियड में ना कुछ दलित ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो मूवमेंट चला रही थी। 1978 में जो बामसेफ थी इसको फॉर्म किया गया था। बामसेफ की फुल फॉर्म क्या है अभी हम देखेंगे आगे, बट इसका जो फॉर्मेशन डेट है वो याद रखना, कब फॉर्म किया गया था? 1978 में। क्यों फॉर्म किया गया था इसको? दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रेड यूनियन, सिर्फ ट्रेड यूनियन नहीं था ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, इसका एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। ये SC ST OBCs और माइनॉरिटीज के जो राइट्स थे उनको फेवर करते थे। और इट वाज आउट ऑफ दिस दैट द सब्सिक्वेंट दलित शोषित समाज संघर्ष समिति जो थी वो बनती हुई देखने को मिलती है, और बाद में BSP भी एमर्ज होती है, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी भी बनती है। चूज द करेक्ट फुल फॉर्म। बामसेफ की करेक्ट फुल फॉर्म क्या है इनमें से? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इन विच ईयर वॉज द बहुजन समाज पार्टी फॉर्म? अभी हमने देखा यहाँ पे कि बहुजन समाज पार्टी, अच्छा हमने बामसेफ का देखा था, बट बहुजन समाज पार्टी कब फॉर्म होती है क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया, कब फॉर्म हुई? 1984 में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? BSP के फाउंडर कौन थे? तो कांशीराम थे इनके फाउंडर, याद रखना। फिर उसके बाद इन विच स्टेट डिड द बहुजन समाज पार्टी BSP फॉर्म्ड इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट? पहली सरकार इन्होंने कहाँ पे बनाई? उत्तर प्रदेश में बनाई, ठीक है। और इनकी ही पार्टी की एक लीडर है जो वहां रह चुकी हैं, क्या नाम था उनका? मायावती, ठीक है। तो ये वहां पे रूल कर चुकी हैं। ये रहे इसके आंसर्स, हमने फिर से एक बारी मैच कर लिए। इसी के साथ यहाँ पे जो केस बेस्ड क्वेश्चंस थे या फिर उनको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बोल लो, वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। और अब क्या बचा है? अब कौन कौन से प्रोमिसेस बचे हुए हैं पूरे करने को भाई? अब बचा हुआ है जो मैंने बोला था, देखो पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। 6 मार्कर्स जो बोले थे जितने भी, वो सारे के सारे करा दिए विद आंसर्स, चैनल पे अपलोड है, नहीं कवर करे हैं जाओ फटाफट से कवर करो। 4 मार्कर्स जितने भी थे वो 1 शॉट वीडियो में ही कवर करवा दिए हैं विद आंसर्स। 2 मार्कर्स जितने भी थे वो 1 शॉट वीडियो में ही कवर करा दिए हैं विद आंसर्स, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? MCQs सिर्फ 10-20 नहीं 100 MCQs करा दिए हैं, ताकि 100 MCQs के क्वेश्चन करवा दिए हैं, वो भी चैनल पे अपलोडेड है 2 पार्ट्स में, 50 क्वेश्चन के पार्ट में अपलोडेड है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या? MCQs कर लिए हमने। इसके बाद क्या था? मैप सारे के सारे अपलोड कर दिए, चैनल पे करवा दिए, स्ट्रैटेजी भी बता दी थी, मैप्स करवा दिए। अब क्या बचा है? अब क्या करवा दिया? अभी केस बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो करवा दिए, ठीक है, यानी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो भी करवा दिए। अब बची हैं दो प्रॉमिस बचे हुए हैं अभी। कौन कौन से वाले? कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। कार्टून बेस्ड क्वेश्चन की जो वीडियो है वो आएगी चैनल पे रात तक, ठीक है, आज शाम तक 8-9 बजे तक आई जाएगी। उससे पहले का कुछ काम है जो मैं असाइन करके जा रही हूँ। मैंने ना 2 गेस्ट पेपर का जो प्रॉमिस किया था आपको, 2 गेस्ट पेपर का प्रॉमिस, वो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ थोड़ी देर में। उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ वो गेस्ट पेपर आपको कैसे मिलेंगे। आपको उन 2 गेस्ट पेपर को जाकर अटेम्प्ट करना है 3 आवर्स के टाइम पीरियड में। उसके आंसर की भी अपलोड कर दे रही हूँ मैं साथ के साथ, ताकि आपको हेल्प हो जाए, आप आंसर्स को मैच कर पाओ, ठीक है। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन तो आप मुझे पूछ सकते हो वहां पे कॉमेंट करके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट।